प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में नया टॉपिक लेंगे, मनु की षाड्गुण्य नीति। मनु की पुस्तक का नाम सभी को पता होगा, मनुस्मृति है। और षाड्गुण्य का क्या अर्थ है? 6 लक्षण वाली नीति को अपन क्या कहते हैं? षाड्गुण्य कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत क्या बताया है मनु ने कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। और मनु ने क्या किया है? राजा को परामर्श दिया है कि वे परिस्थितियों के अनुसार जो आपको आवश्यकता हो उसके अनुकूल ही राजा को आचरण करना चाहिए। ये जो 6 लक्षण हैं वो इस प्रकार है। पहला, संधि। यदि राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तत्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उससे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री को उन्होंने क्या नाम दिया है? संधि का नाम दिया है मनु ने। और इस संधि के 2 प्रकार भी बताए हैं। पहला, समान कर्म, यानी जो समान शक्तियों के बीच होती है। दूसरी, असमान कर्मा, जो असमान शक्तियों के बीच होती है। दूसरा आता है हमारा विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या बताया मनु ने यहाँ पे अपनी मनुस्मृति की पुस्तक में? युद्ध है, यानी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने क्या परामर्श दिया है राजा को कि विग्रह की स्थिति को कब अपनाया जाना चाहिए? जब राज्य क्या देखिए अपनी सभी स्थितियां क्या हो? अनुकूल हो। यानी राज्य की जब सब स्थिति अनुकूल हो तभी विग्रह यानी युद्ध की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। इसके भी 2 प्रकार बताए हैं। पहला, शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए। ये क्या है? विग्रह का पहला रूप। दूसरा क्या है? जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाता है। तीसरा हमारा क्या पॉइंट आता है षाड्गुण्य नीति का? यान। यान का क्या अर्थ है? वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में अंतर क्या है? केवल स्तर का ही भेद है। यान थोड़ा विग्रह से कुछ एक कदम आगे है, यानी विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। अब यान की स्थिति को कब अपनाया जाना चाहिए? जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे। अगर स्थिति सुदृढ़ नहीं हो तो यान की स्थिति को नहीं अपनाया जाना चाहिए। और जब राजा को ये विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष क्या है? निर्बल है, तभी इस स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। मनु ने यान के भी 2 भेद बताए हैं। प्रथम क्या है? जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है। दूसरा, जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और वह मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे तो यान का ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है? आसन। आसन का क्या अर्थ है? अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता की स्थिति को अपनाया जाना आसन है। यानी आसन का अर्थ है तटस्थता या उदासीनता। ये कब अपनाया जाना चाहिए? ये अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली नीति है। इसको अपनाने का क्या उद्देश्य होता है? कि शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। इसके भी 2 रूप हैं। सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर। दूसरा, मित्र के अनुरोध पर किया जाना अपनाया गया आसन। 5वां हमारा पॉइंट आता है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव क्या है? अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु ने राजा को क्या परामर्श दिया है? यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे और शेष सेना के साथ
राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करें। नेक्स्ट अपना जो शार्दूल नीति का छठा लक्षण है संश्रय यानी आश्रय। संश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रय लिए जाने से। यदि राजा द्विविधि भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ है तो उसे किस राजा का आश्रय लेना चाहिए? बलवान का। पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा न मिले तो उन्होंने क्या परामर्श दिया है राजा को कि सबल शत्रु का आश्रय लेना ही उचित है। तो मनु की जो 60 गुणे नीति है आज भी इतनी तार्किक है क्योंकि सभी राज्य कम से कम या अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं। और कुछ उन्होंने संबंध में उपाय बताए हैं। साम दाम दंड भेद यानी विदेश नीति के सफल संचालन के लिए उन्होंने बताया साम का अर्थ क्या है? प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर, समझा बुझाकर या दूसरे राजा को अपने पक्ष में प्रयास करना। दूसरा हमारा आता है दान यानी प्रतिपक्षी को धन संपत्ति या दान आदि देके अपने अनुकूल बनाना। भेद का अर्थ क्या है? फूट डालना यानी सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो उसके प्रति भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए। दंड का अर्थ यहाँ पे क्या है? युद्ध है, पनिशमेंट नहीं है। दंड का अर्थ यहाँ पे उन्होंने मनुस्मृति में युद्ध के रूप में काम में लिया है। और क्या कहा है कि जब सभी उपाय फेल हो जाए तब अंतिम विकल्प के रूप में इसको अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसको अपनाने से क्या होगा? स्वयं राजा को भी क्षति उठानी पड़ती है। तो मनु क्या कह रहा है कि राजा साम दाम भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके या अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। अतः जब आवश्यक हो तो निशंक होकर युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। मनु के अनुसार विजेता राजा द्वारा पराजित राजा के प्रति सहृदयता का व्यवहार किया जाना चाहिए। मनु क्या कहते हैं? राजा की उन्नति स्वर्ण और भूमि से उतनी नहीं होगी जितनी कि भविष्य में दुर्बल राजा से सहायता प्राप्त होने की आशा से होती है। तो उन्होंने जो अपने अन्य उपाय बताए हैं, या तो शार्दूल नीति के जो हमारे लक्षण है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव, संश्रय। उसके बाद उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं साम दाम भेद दंड। उसमें अंतिम विकल्प के रूप में दंड को अपनाया जाना चाहिए। थैंक्स।